वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर फेडरलिज्म क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ द वीडियो। सो इन दिस वीडियो हम लोग अपना कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट टाइम हमने किया था अबाउट द फेडरलिज्म और आज हम लोग करने वाले हैं हाउ द फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। यानी कि हमने देखा था कि हमारी कंट्री कैसे फेडरलिज्म है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स, और वहाँ से हमने पता तो लगा लिया था कि हमारी कंट्री फेडरलिज्म है। लेकिन फेडरलिज्म के सिर्फ लॉज लिख देने से तो फेडरलिज्म इम्प्लीमेंट होता नहीं है। फॉर द फेडरलिज्म वी नीड कि भाई एक्चुअली में उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है। अब हम ये देखेंगे हमारा कंट्री फीचर्स में तो फेडरल है, लेकिन अब क्या एक्चुअली में सिर्फ लॉज लिख दिए गए हैं, अब लॉज फॉलो भी होते हैं, वो प्रैक्टिस भी होते हैं, रियल में इम्प्लीमेंट भी होते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक लेट मी टेल यू दैट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर वुड बी देयर। बोर्ड समरी आपको जो है PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे एंड यू विल ज्वाइन। प्लस आपको अदर CBSE अपडेट्स अगर चाहिए तो उसके लिए भी आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इज अ थिंग दैट जो नोट्स दे रही हूँ मैं, ये जो बोर्ड समरी देती हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे इन रिविजन, राइट। बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सी द वीडियो फर्स्ट बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट समरी ऑफ द एंटायर टॉपिक, सो यू कैन रिवाइज इट क्विकली। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इसको हम 3 चीज़ों से देख सकते हैं कि एक्चुअली में फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है। इसके लिए हम 3 पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। पहला है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा हमारा लैंग्वेज पॉलिसी एंड तीसरा हमारा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट की विच इज़ अ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो पहली जहाँ से पता लगता है कि फेडरलिज्म जो है एक्चुअली में प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में या नहीं, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट। बट उससे पहले 1 मार्क क्वेश्चन आपका आ जाता है एज यू नो कि अभी तक तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपका फाइनली जो है फिर से जो है ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हो चुका है। सो आपका कंप्लीट टर्म 1 टर्म 2 अब नहीं होगा, सीधा फाइनल एग्जाम होगा इन द मार्च और फरवरी। इसलिए आपको सारा ही प्रिपेयर करना है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, दोनों में। तो दिस इज अ वीडियो फॉर बोथ। तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, और कैसे फेडरलिज्म एक्चुअली में इफेक्टिव है वो कैसे पता लगेगा। पता लगेगा कि नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि जिस कंट्री में फेडरलिज्म हो रहा है क्या वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो करती है या फिर वो नहीं करती है, वो नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो करती है। क्या वहाँ के लोग सच में दे वांट टू लिव टुगेदर, सच में दे आर रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, वो कैसे पता लगेगा नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। अब कमिंग बैक टू द 3 पैरामीटर्स, पहला है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट। तो जो हमने स्टेट्स बनाए हैं वो आप सबको पता होगा 1947 का, अगर आप बिफोर इंडिपेंडेंस का टाइम देखेंगे तो मैप जो है वो इंडिया का काफ़ी डिफरेंट मिलेगा और आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। जैसे कि पहले जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट थी, बिहार और झारखंड भी एक ही थी, महाराष्ट्र एंड भी जो है एक ही स्टेट थी, हरियाणा और पंजाब भी एक ही स्टेट थी। ये बाद में जो है डिवाइड अप हुए हैं, राइट। तो एक जो हमारा पैरामीटर है जो मैं बता रहे हैं कि एक्चुअली में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रही है इंडिया में, वो जो हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स का प्रोविजन है वो बता रहा है। तो 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो राइट बिफोर द इंडिपेंडेंट ये डिसाइड किया गया कि भाई हम लोगों को स्टेट्स अपने लैंग्वेज के बेसिस पे बनानी है। यानी कि हम लोग स्टेट्स को इस तरीके से किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे। भाई हाँ, यहाँ के लोग सारे जो हैं वो हिंदी बोल रहे हैं तो इन्हें ये दीजिए, यहाँ के लोग सारे जो है वो पंजाबी बोलते हैं तो पंजाब, यहाँ के सारे लोग कन्नड़ बोलते हैं तो कर्नाटका बना। तो इस तरीके से जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स डिसाइड हुए थे। लेकिन आफ्टर पार्टीशन लोगों के मन में ये भी डर था कि अगर हम लोग पार्टीशन, क्योंकि पहले तो इट वाज फाइनल कि हम लोगों को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाना है, लेकिन जब हमने पार्टीशन के हॉरर्स देखे तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड सभी के दिमाग में जो हमारे गवर्निंग लीडर्स थे उनके दिमाग में ये हुआ कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम स्टेट्स बना दी तो क्या पता हमारी जो यूनिटी है वो ख़राब ना हो जाए, कहीं एक स्टेट के लोग जैसे पाकिस्तान ने किया है वैसे वो भी ना करें एंड वो इंडिया से अलग ना होना चाहे। तो इस डर के साथ बट फिर भी हमने क्या किया, 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी फ्रॉम द वेरियस एरियाज ऑफ इंडिया कि भाई स्टेट्स बनाइए लिंग्विस्टिक बेसिस पर। लेकिन थोड़ा सा डर भी था और उनकी डिमांड्स को भी मानना था। तो फाइनली 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई जिसका काम था कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब स्टेट्स को डिवाइड करना ऑन द लैंग्वेज बेसिस। उसने अपनी रिपोर्ट 1956 1 नवंबर को दी। तो
स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाने की बात की उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और सारी स्टेट्स जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनी, राइट। तो इनिशियली ये एक डर था जैसा कि मैंने बताया, लेकिन रिजल्ट हमें ये मिला कि उल्टा डिसइंटीग्रेट करने की जगह जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिखाई, जो नीड्स थे पीपल के, उनको सुनकर, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट किया, इससे हम लोग के जो फेडरलिज्म है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, हम लोगों की जो नेशन की यूनिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी ईजी हो गया। यहाँ पर एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज़ कि वैसे तो बाकी सारी स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस बनी है, बट कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कल्चर, एथनिसिटी या ज्योग्राफी के बेसिस पर बनी है। तो ये स्टेट्स का नाम है, फर्स्ट हो जाता है हमारा नागालैंड, सेकंड हो जाता है उत्तराखंड और तीसरा हो जाता है झारखंड। ये 3 स्टेट्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज नहीं बनी है, बल्कि कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी के बेसिस पे बनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ये पैरामीटर था जिससे हम लोगों को पता लगा कि येस वी आर इन अ फेडरल कंट्री और हम एक फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी, जो सेकेंड पैरामीटर जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी कंट्री फेडरल है या इन प्रैक्टिस और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारे जो है फेडरलिज्म के फीचर दिखाई देते हैं, दैट इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स तो बना दिए, अब थी लैंग्वेज डिसाइड करनी इंडिया की कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो थिंक अबाउट कि आपकी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कौन सी है। तो मोस्ट ऑफ पीपल के माइंड में आ रहा होगा कि हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राइट। बट आप लोग कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि इट इज़ अ फैक्ट जो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इनफैक्ट हमारी कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो यूज़ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करती है, that is Hindi. So I think, I hope this confusion is clear to you कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इट मे बी अ मदर लैंग्वेज, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओनली, आपको ऐसा लगता होगा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोग हिंदी बोलते हैं, सो ऐसा नहीं है। लेस देन 50% ऑफ पीपल आर स्पीकिंग हिंदी इन इंडिया, सो दैट इज़ वाई इट्स जस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकेंडली, इसके साथ साथ 21 अदर स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी हैं जो कि आपको मिल जाएंगे आपके येलो पेजेस में, फर्दर चैप्टर में जाएंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हमारी हिंदी है। नेशनल लैंग्वेज, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। साथ ही साथ हिंदी के साथ साथ 21 अदर स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो अगर हिंदी को मिलाकर कहें तो 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, हिंदी को हटाकर कहें तो 21 है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है एनी ऑफ द लैंग्वेज यू कैन यूज़। 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन अपना दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ही अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट भी हिंदी यूज़ करेंगे। मान लीजिए जहाँ के लोग आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, लाइक सदर्न स्टेट्स होती हैं, तो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द हिंदी लैंग्वेज, दे डोंट नो इट, तो कैसे वो ऑफिशियल पर्पजेस के लिए हिंदी यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ वाई स्टेट को हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप जो अपने खुद के लीजिए। तो हमने क्या दिया है यहाँ पर, ऑटोनॉमी दी है। हमने यहाँ पर क्या शो किया है, फेडरलिज्म शो किया है। 1965 में एक कॉन्ट्रोवर्सी आती है जिसके अंदर क्या होता है, 1965 में एक प्रोविज़न बनाया गया कि भाई अब जो है, अब से ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे ऑल ओवर इंडिया की अलोंग विद द स्टेट हिंदी होने वाली है। यहाँ पर तमिलनाडु जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल थे और हिंदी स्पीकिंग बहुत कम थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये धीरे धीरे वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल गया एंड लॉट ऑफ पीपल वर इंजर्ड, वर किल्ड इन दीज मूवमेंट्स। तो दैट इज़ वाई उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ओके, हिंदी के साथ आप इंग्लिश भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेट्स जो भी लैंग्वेज चाहे वो लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। सो तमिलनाडु को इंग्लिश की भी परमिशन दी गई। अब यहाँ पर जो क्रिटिक्स थे इंग्लिश के, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट तो झुक गई एलाइटिस्ट पॉपुलेशन के सामने। गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी यही है कि वो हिंदी को प्रमोट करे, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स की हिंदी को प्रमोट करना ये नहीं है कि हम फोर्सफुली हिंदी को इम्पोज करें। वॉलेंटरली अगर आप हिंदी को प्रमोट करेंगे तो ठीक है, प्रमोशन करना है, बल्कि फोर्सफुल इम्पोजिशन नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। सो ये जो एक मेच्योरिटी हमारी गवर्नमेंट ने दिखाई, इससे भी हमारा और ज़्यादा फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रेंथन अप हुआ है। हमने ऑटोनॉमी दी है, हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है।
जिस तरीके से हमने लिंग्विस्टिक स्टेट और लैंग्वेज पॉलिसी कर लिया। थर्ड आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो अब थर्ड पैरामीटर जो हमें फेडरलिज्म को एक्चुअली में दिखाता है दैट इज़ द सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली हम सब जानते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन बेस होता है फेडरलिज्म का कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अच्छे हों, वो आपस में पावर को शेयर करें। बट इनिशियली जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमेशा जो है 3 और 4 राइट ईयर्स से कांग्रेस ही रूल कर रही थी। ऑलमोस्ट फर्स्ट 3 जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस वाज विनिंग एंड एक वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था कांग्रेस का। तो उस दौरान पे नेशनल स्टेट लेवल पे जो है सेम कांग्रेस की ही गवर्नमेंट होती थी, तो इतना ज़्यादा जो है कॉपरेशन या पावर शेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड वो लोग क्या करते थे, एक और चीज़ करते थे कि वो जो है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है तो 1-2 स्टेट्स जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं भी होती थी गवर्नमेंट, किसी और पार्टी की होती थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके वहाँ की गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश करते थे। टॉपल मतलब गिराना। यहाँ पर क्या हो रहा है, फेडरलिज्म हमारा अंडरमाइन हो रहा है। तो फिर ये थर्ड पैरामीटर कैसे हुआ, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े 1990 वाज अ ईयर जब बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ जो है ग्रो करने लगी। एंड जब ये रीजनल पार्टीज़ ग्रो करी तो कॉलिशन गवर्नमेंट्स बन गए क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ हो गई और कोई भी सिंगल पार्टी जो है मेजॉरिटी नहीं जीत पाई, तो इसलिए कॉलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ा। कॉलिशन क्या होता है, इट्स बेसिकली एन अलायंस ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज विच कम टुगेदर टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट। सो दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द coalition government। सो वो लोग कॉलिशन बनाते हैं, फिर यहाँ से जो है बेसिकली पावर शेयरिंग कॉपरेशन स्टार्ट हुआ। तो आई थिंक सो एंड देन उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आ गया जिससे आर्बिट्रली जो है इतनी इजीली जो है यू कांट टॉपल द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो वहाँ से भी थोड़ी स्ट्रेंथन मिली। तो आज का जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो पहले के थे उससे आज के सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा मेच्योर है। सो दैट इज़ वाई इट्स वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई आज जो फेडरलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है विद द कॉलिशन एंड मल्टी पार्टी कॉलिशन सिस्टम, जहाँ पर कोई एक पार्टी जो है यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बना के सब में पावर नहीं हासिल करी, बल्कि पावर शेयर हो रही है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो कि फेडरलिज्म है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। यहाँ पर आपके 2 कार्टून दे रखे हैं, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। टू सी दिस वन मूवी जिसके अंदर हम लोगों को जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, यानी कि जो कि था कि जब इनिशियली जब हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था वीडियो में, जब इनिशियली हमने ये चीज़ की थी कि जब हमने इंडिपेंडेंस मिला था तो क्या हुआ था कि बहुत ही टाइम तक जो है कांग्रेस की सरकार रही थी। एंड ये इंदिरा गांधी है, ये पूछ सकते हैं कि ये कौन है, इंदिरा गांधी है। ये पावर्स जो स्टेट्स को पावर दी जा रही है, सभी जो है अपना कटोरा लेकर खड़े हैं। ठीक है, ये कटोरा लेकर क्यों खड़े हैं, बिकॉज जो है कांग्रेस का इतना ज़्यादा डोमिनेंस था कि सभी स्टेट्स जैसे कि ये केरला है, ये मद्रास है, ये बंगाल है, इन सभी स्टेट्स को क्या करना पड़ता था, पावर्स मांगनी पड़ती है, थोड़ी पावर्स मिलती थी। यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अच्छे नहीं दिखाए गए, ये फर्स्ट फेज दिखाया गया है। वहीं सेकेंड फेज की जब हम बात करते हैं जिसके अंदर 1990s का पीरियड आ गया था, तो अगर हम उस चीज़ की बात करें तो दिस इज अ कार्टून जो कि सेकेंड फेज बताता है, 90s दिखाता है, 1990s वाला फेज। तो आइए इसको समझते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कॉलिशन गवर्नमेंट, यानी कि कॉलिशन गवर्नमेंट जो है रन करने की क्या क्या जो है नुकसान होते हैं, क्योंकि एक कॉलिशन गवर्नमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो लीडर को एक्चुअली में पावर शेयर करनी पड़ती है। इसलिए इसके क्या छूट रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। देखिए पावर शेयरिंग किस किस के साथ कर रहा है, ये देखिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। किसी का सिंबल साइकिल है, किसी का सिंबल ये है, किसी का फ्लावर है, और ये सारे उसके लीडर्स बैठे हुए हैं। तो असल में अगर देखा जाए तो इट्स नॉट द वन पर्सन जो कि एक्चुअली में पावर रूल कर रहा है, बट बहुत सारे लोगों के बीच में पावर की शेयरिंग हो रही है, और इसीलिए ही इज नॉट लाइकिंग इट। ये बीजेपी का साइन है, कमल का फूल, राइट, लोटस का फ्लावर, और ये कॉलिशन गवर्नमेंट की मशाल जल रही है। एंड फेस देखेंगे अगर आप उस रूलर का तो नॉट सो हैप्पी है, बिकॉज he has to share the power with so many people. This he has to practice the federalism. तो ये फेडरलिज्म का सेकेंड पार्ट दिखा रहा है। ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स जो हमारे थे
उसमें जो सेकेंड पार्ट था यानी कि आफ्टर 1999 की सिचुएशन दिखा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आफ्टर 1990 की सिचुएशन दिखा रहा है जब बहुत सारी रिचुअल पार्टीज इमर्ज हो गई थी और कोई पार्टी सिंगल मेजोरिटी नहीं जीत रही थी, तो क्या हुआ था कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाई गई थी। सो दैट इज वाई दिस इज लाइक दिस। सो आई होप दिस कार्टून इज क्लियर टू यू। ये 1990s का दिखाता है, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड कार्टून and if we move further on, So that's it for this part. In the next part, we are going to do the decentralization in India, hopefully very soon. Till then, I think take care of yourself and subscribe to Telegram channel for the notes. And if you like the video, hit the like button, subscribe to my channel, comment, because it's only way we can interact. And never forget that sharing is caring. So meet you in the third part of the video.